हेलो नमस्कार। आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कक्षा 9th की बुक है, ये कक्षा 9th की बुक है, इसको पढ़ेंगे। ये राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और राजस्थान जीके के लिए भी उपयोगी है। कक्षा 9th की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इस बुक की बात करें तो इसके प्रमुख टॉपिक है, सबसे पहले 1857 की क्रांति, फिर राजस्थान की क्रांतिकारी और राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजातियों के आंदोलन, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और राजस्थान की शौर्य परंपरा। इन सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में 1857 की क्रांति दी गई है और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बहुत अच्छी बुक है। यहाँ से ही सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले पूरा टॉपिक पढ़िए, फिर टॉपिक के अनुसार शॉर्ट नोट्स बने हो तो पढ़िए, नहीं तो मेरे पास बने हुए लाभ में साथ साथ में बताऊंगी और फिर क्वेश्चन कीजिए, इससे आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। तो पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया। कब? तो मई 1711 में मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से क्या किया था? धन एकत्र किया था। इस घटना से चिंतित होकर उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह को और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। इस घटना से कौन चिंतित हो गए? तो उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह चिंतित हो गए और उनको टेंशन होने लगी। तो उन्होंने सबसे पहले जयपुर के शासक जय सिंह से और फिर बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा के समस्या के बारे में विचार विमर्श किया और 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो सबसे पहले बुद्ध सिंह कहाँ के थे? बूंदी के। कब? 1734 में। मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को क्या किया? गद्दी से हटा दिया। राजस्थान में किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का ये प्रथम अवसर था। तो प्रथम अवसर कहाँ पे था? बूंदी के शासक के द्वारा 1734 ईस्वी में। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया, यानी कि बूंदी में हस्तक्षेप होने के बाद 1734 में फिर बाद में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे। कहाँ से धन मिला इनको? कोटा से, मेवाड़ से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से। लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान की रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शक्ति शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ व सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। तो कौन से करते इनके? चौथ और सरदेशमुखी। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े, यानी कि जय सिंह ने पराजय स्वीकार करके कितने परगने दिए मराठों को? तो 28 परगने दिए। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया।
राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः मराठों के विरुद्ध संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया। अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर, कहाँ पर, तो मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए और 17 जुलाई 1734 को, इस डेट को याद रखना है, 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। तो हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था। इनमें आपस में रियासती शासकों में आपस में द्वेष था। प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संभव सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा छूत का समझौता हुआ। फिर वो जयपुर आया। जयपुर ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करना चाहा, पर यह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठा के भी करदाता बन गए। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए हुए दूरा सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। कितने लाख रुपए? तो 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जेतारण परगनों में छूत वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। कौन से स्थान पर? तो तुंगा नामक स्थान पर 1787 ईस्वी में राजपूतों ने एक संगठित दल बनाया और फिर तुंगा में मराठों को परास्त किया। 1791 की ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्या होने लगी? क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकारी के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। किसने? तो अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया, अतः इनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे? तो नाथद्वारा में। कब? 1802 ईस्वी में। किसने? अमीर खां पिंडारी ने अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासी घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। 1803 ईस्वी में किसने? तो मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से शायद संधि करने का प्रयास किया और वह सफल रहे। 1793 ईस्वी से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में गिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए।
सर्वप्रथम जयपुर के महाराणा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट किसने की? तो जयपुर के महाराणा पृथ्वी सिंह ने। कब? 1776 में। जोधपुर राजे ने भी ऐसा ही प्रयास किया पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में, कहाँ के क्षेत्र में? तो लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिरास नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इसी संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। और 1811 ईस्वी से सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकोप दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। यानी कि है ना, क्या हुआ था? 1857 ईस्वी के समय संधियां हुई थी। तो दो प्रकार की संधियां हुई थी, एक तो सब्सिडरी अलायंस और एक यानी कि सहायक संध्या हुई थी। एक तो लॉर्ड वेलेजले के समय 1798 से 1805 ईस्वी में, जो सबसे पहले भरतपुर ने की थी सितंबर 1803 में। सेकंड नंबर पे अलवर नवंबर 1803 में। और उसी समय आश्रित पारतकी की नीति से संबंधित संधियां हुई थी 1817 से लेकर के 1823 के मध्य। लॉर्ड हॉर्डिंग्स था उस समय। और सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो करौली में हुई थी नवंबर 1817 में, फिर कोटा में हुई थी दिसंबर 1817 में, और सबसे अंत में सिरोही में हुई थी 1823 के अंतर्गत। सिरोही ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधियां की थी। तो इस प्रकार उस समय 1857 के समय संधियां हुई थी। और संध्या कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो चार्ल्स मेटकोप की। चार्ल्स मेटकोप और इनके साथ कर्नल जेम्स टोड की भूमिका रही थी। 1817-18 की जो संध्या करवाई थी वो किसके सहयोग से कराई थी? तो चार्ल्स मेटकोप व कर्नल जेम्स टोड। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या करना चाहता था? सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। किंतु तभी संभवतः जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाए। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि ये राज्य ही संधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इधर मेटकोप का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। अंत में सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य से संधि हुई थी। तो अभी बताया था मैंने कि सबसे अंत में किसने संधि की थी? तो सिरोही राज्य ने। इस प्रकार 1817 से लेकर के 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण रहा। उस समय है ना 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? तो 20 रियासतें थी, जिसमें से 17 राजपूत थी, 2 जाट थी और 1 मुस्लिम यानी कि टोंक मुस्लिम शासक के द्वारा स्थापित थी। इन राज्यों के साथ ही की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी और कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी, यानी कि रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता ही स्वीकार कर ली थी। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति की व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया।
संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपनी आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक किरास देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खिराज की ये राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासक कार्य और अधिकारियों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जैसे सांबर झील और मेवाड़ पे अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजों सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधियां की थी। संधियां संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। ये सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों की कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत के आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों के सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे थे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? डूंगरपुर के शासक थे जसवंत सिंह। डूंगरपुर के शासक कौन थे उस समय? 1857 की क्रांति उस समय तो जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह को क्या किया? वहां से गद्दी से हटा दिया और प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता, कहाँ की राजमाता? तो जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का भी प्रयास किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर व भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवैश्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवैश्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन का अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता है। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। ये क्रांति के कारण थे। आगे देखते हैं राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे रियासतों में। तो कोटा रियासत में कौन थे? मेजर बटन। कोटा में बटन। और जोधपुर रियासत मैकमेसन। जोधपुर में मैकमेसन। जोधपुर मैकमेसन। भरतपुर रियासत में मोरिशन। भरतपुर में मोरिशन, याद करो।
जयपुर रियासत में हिडन, तो जयपुर में कौन था? हिडन। उदयपुर में शावर्स और सिरोही रियासत में जेडी हॉल, सिरोही जेडी हॉल। कोटा में मेजर बटन, जोधपुर में मैकमेसन, भरतपुर में मोरिशन, भरतपुर मोरिशन, जयपुर हिडन, उदयपुर सावर्स और सिरोही जेडी हॉल। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासकों को भी एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन सी रियासत के कौन से शासक थे। तो कोटा रियासत की बात करें तो राम सिंह थे, कोटा में राम सिंह। जोधपुर में तख्त सिंह, जोधपुर में कौन थे? तख्त सिंह। भरतपुर में जसवंत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह। जयपुर में राम सिंह दित्ते, यानी कि कोटा में राम सिंह थे लेकिन जयपुर में राम सिंह दित्ते। सिरोही में शिव सिंह, धौलपुर में भगवत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह। बीकानेर में कौन थे? तो सरदार सिंह। ये मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। करौली रियासत में मदनपाल, करौली मदनपाल। टोंक रियासत नवाब वजीरुद्दौला, टोंक में कौन थे? तो नवाब वजीरुद्दौला एक मुस्लिम रियासत थी ये। बूंदी में कौन थे? तो राम सिंह, बूंदी में भी राम सिंह थे। अलवर रियासत विनय सिंह, जैसलमेर, अलवर में कौन थे? विनय सिंह, अलवर विनय सिंह। जैसलमेर में रणजीत सिंह, जैसलमेर में 1857 की क्रांति के समय रणजीत सिंह। झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ में दलपत, प्रतापगढ़ दलपत। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह। इनको बार बार सुनना, एक से अधिक बार याद हो जाएंगे। प्रतापगढ़ में कौन थे? दलपत सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर उदय सिंह। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे देखते हैं। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्या व दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधियों के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों में प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधन पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंत के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से क्या हुए थे? असंतुष्ट हो गए थे। ईसाई धर्म के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये विचार पनपने लगा कि अंग्रेज यहाँ हिंदुओं को धर्मांतरण कर रहे हैं, जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान की कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा भी की गई। ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि वाकीदास, राघोदास, सांदो गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण का नाम उल्लेखनीय है। और इससे स्पष्ट है कि भारत की क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की सैनिकों की 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो जब 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी तो उस समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। उनमें सबसे पहले नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा व खेरवाड़ा, इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे। तो इन सब सैनिक छावनियों में कितने सैनिक थे? लगभग 5000 सैनिक थे। किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को ये आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्ण दमन करे। तो इसके बाद राजस्थान में उस समय 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियों में है ना, 2 में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, खेरवाड़ा और ब्यावर में। खेरवाड़ा उदयपुर में थी और ब्यावर अजमेर में थी। यहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था। सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद में हुआ था, फिर नीमच, फिर एरिनपुरा और देवली में हुआ था।
क्रांति के समय प्रतीक की बात करें तो कमल व चपाती था। 1857 की क्रांति की बात करें तो समस्त भारत में एक साथ 31 मई को होनी थी, 31 मई की तारीख रखी गई थी, लेकिन 10 मई को ही मेरठ छावनी से क्रांति शुरू हो चुकी थी। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम की बात करें तो पाउमिस्टन थे, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। सबसे पहले राजपूताना की बात करें तो राजपूताना में है ना मिस्टर लोकेट को 1832 में एजीजी यानी कि एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो प्रथम राजस्थान के गवर्नर जनरल कौन थे? मिस्टर लोकेट थे। 1832 में बनाया गया था। उस समय है ना अजमेर, अंग्रेजों का राजस्थान में मुख्यालय अजमेर था। शीतकाल के समय में अजमेर और ग्रीष्मकाल के समय में माउंट आबू था। सबसे पहले राजस्थान में बात करें तो सैनिक छावनी कहाँ थी? नसीराबाद। और नसीराबाद की अगर गठन की बात करें ना, छावनी का गठन, तो 25 जून 1818 को इसका गठन हुआ था छावनी का। उस राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर क्रांति का सूत्रपात हुआ था 28 मई 1857। कब हुआ था? तो 28 मई 1857 को हुआ था। और यहाँ के क्रांतिकारी नेता कौन थे उस समय? तो बख्तावर खां थे। बख्तावर सिंह थे यहाँ के क्रांतिकारी नेता, बख्तावर सिंह। और यहाँ पर है ना दो प्रकार की नसीराबाद में उस समय नेटिव इन्फेंट्री थी, जो 15वीं और 30वीं, यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया था, उसका साथ दिया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और उस समय कैप्टन न्यूबरी, हुड इत्यादि अधिकारी यहाँ मारे गए थे, और फिर क्रांतिकारी मारे गए थे, और क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। वाल्टर तथा हिथकोट की मेवाड़ की सेना के साथ इनका पीछा किया, लेकिन ये अंग्रेजों ने ना वाल्टर और हिथकोट ने मेवाड़ की सेना के साथ इनका पीछा किया था, लेकिन ये पीछा करने वाले असफल रहे थे, इनका प्रयास असफल रहा था। तो पढ़ते हैं 1857 में नसीराबाद की क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो नसीराबाद से हुआ। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी थी। पहली बंगाल लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरिट विद्रोह की सूचना से 15वीं और नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने सोचा कि सारी कार्यवाही भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई तथा तोपें भी उसके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। तो यहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और फिर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इनका संबंध किससे? तो नसीराबाद की क्रांति से है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया। इसकी सैनिकों के मन की धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए, और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। अगर 1857 की क्रांति की तात्कालीन कारण की भी बात करें तो चर्बी वाले कारतूस ही थे। इसमें इनको एनीफील्ड नामक राइफल में प्रयोग में लाया जाता था, चर्बी वाले कारतूसों को। तो विद्रोह में संदेश कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया, और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बंगाल बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई, यानी कि कैप्टन न्यूबरी और वुड इत्यादि सैनिक यहाँ पे क्या गए थे? मारे गए थे। लेफ्टिनेंट लोक व कप्तान हार्डी भी घायल हुए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों ने बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। इन पर विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हो गए।
अगली है नीमच की क्रांति। नीमच में 3 जून 1857 ईस्वी को क्रांति हुई थी। 3 जून 1857 में यहाँ क्रांतिकारी नेताओं की बात करें तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह यहाँ के क्रांतिकारी थे। कहाँ के? तो नीमच के, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की कसम का इन दोनों ने पालन नहीं किया और क्रांति ये दोनों ही अंग्रेजों के वफादार नहीं रहे और वफादार रहने की कसमों का इन्होंने पालन नहीं किया और क्रांति में सक्रिय हो गए। नीमच की बात करें तो यहाँ पर है ना कैप्टन मैकडोनाल्ड को मार गिराया गया था और यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार सहित भागे और कहाँ के? चित्तौड़ के डुंगलागढ़ गांव में रुंगा आराम के घर पे यहाँ इन्होंने शरण ली थी। और इस समय मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह थे, इन्हें वहां से निकाल करके जग मंदिर के महलों में रखा। गोकुल चंद मेथा को भी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी क्रांतिकारियों। तो यहाँ इन्होंने जग मंदिर के महलों में शरण ली थी। किसने? मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह ने। फिर सावर्स ने मेवाड़ की सहायता से पुणे वापस शांति स्थापित कर ली। तो पढ़ते हैं, नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारी चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था और शांति स्थापित की थी। तो किसने? सावर्स ने मेवाड़ की सहायता से। सावर्स ने किसकी सहायता से? तो मेवाड़ की सहायता से, फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को वापस शांति स्थापित की थी। अगली क्रांति है एरिनपुरा और आववा की क्रांति। तो यहाँ पर क्रांति की बात करें ना तो 21 अगस्त 1857 को हुई थी। एरिनपुरा में कब हुई थी? तो एरिनपुरा कहाँ पे आता था? पाली में। तो एरिनपुरा पाली में 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया था। उस समय की बात करें तो आववा यानी कि पाली का ठिकाना जोधपुर रियासत का एक आववा है ना। आववा की बात करें तो पाली का ठिकाना जोधपुर रियासत का एक भाग था, परंतु आववा का जो ठिकानेदार था ना कुशाल सिंह, वो कुशाल सिंह है ना, कुशाल सिंह चंपावत जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का विरोधी था। और इस समय ब्रिटिश सरकार ने भी 1835 में जोधपुर लीजियन की एक सैनिक टुकड़ी का क्या किया था? गठन किया था। उस सैनिक टुकड़ी में 1500 सैनिक थे और सैनिकों में एरिनपुरा छावनी पाली पे नियुक्त किया था। एरिनपुरा छावनी पाली के सैनिकों ने क्या किया? 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में विद्रोह कर लिया था और शिवनाथ के नेतृत्व में दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर चल दिए थे, परंतु इनको रास्ते में क्या? कुशाल सिंह का नेतृत्व मिल गया। तो पढ़ते हैं, छोटी सी जानकारी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। तो कहाँ के जागीरदारों ने? मारवाड़, जोधपुर। एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी जब नसीराबाद में क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी की क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हुए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आववा पाली जिले में स्थित एक गांव है और ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आववा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आववा पहुंचे थे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आववा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आववा के ठाकुर ने क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर के राजकीय फौज को परास्त कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजेजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आववा आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस
को पराजय का सामना करना पड़ा। क्रांतिकारियों ने जोधपुर के रेजिडेंट मॉकमर्शन की हत्या कर उसका सिर आवा के किले के दरवाजे पर टांग दिया। ब्रिटिश फौज परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए। जॉर्ज लॉरेंस आवा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए आवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आवा की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आवा के किले पर अपना अधिकार कर दिया। अंग्रेजों ने बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। यानी कि आवा में है ना ठाकुर कुशाल सिंह की बात करें ना, तो उसका सबसे पहले बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। तो बिठोड़ा का युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। किसके साथ? तो कुशाल सिंह के तख्त सिंह और हितकोट की सेना के साथ। कुशाल सिंह का तख्त सिंह और हितकोट की सेना के साथ युद्ध होता है। इसमें है ना कुशाल सिंह के साथ क्रांतिकारी सैनिक होते हैं, ये विजित हो जाते हैं। क्रांतिकारी इसमें जीत जाते हैं और जोधपुर सेना का जो प्रमुख होता है ना होरनाड सिंह, वो इसमें मारा जाता है। सेकंड युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध की बात करें तो 18 सितंबर यानी कि बिठोड़ा के 10 दिन बाद ही 18 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। और चेलावास की बात करें तो चेलावास है ना पाली, यानी कि चेलावास किस में था? तो पाली में था। कुशाल सिंह वर्सेस पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन के बीच होता है। इस युद्ध में, चेलावास के युद्ध में ना मैक मेसन का सिर काट करके आवा के किले पर लटका दिया जाता है। तो इसमें मैक मॉसन को मार दिया जाता है। थर्ड युद्ध होता है आवा का युद्ध, जो 20 जनवरी 1858 को होता है। इसमें है ना कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आती है। कुशाल सिंह इसमें पराजित हो जाता है और कोठारिया के रावत सिंह जोत सिंह क्या शरण ले जाता है। इसमें कुशाल सिंह पराजित हो जाता है और कहाँ पे शरण लेता है? तो कोठारिया के रावत जोत सिंह क्या शरण लेता है। अंग्रेज सेना आवा को लूटती है और सुगाली माता की जो मूर्ति होती है ना उसको ले जाती है अजमेर में। वर्तमान में ये मूर्ति पाली संग्रहालय में रखी गई है। और 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके लिए टेलर आयोग बिठाया गया था, लेकिन आरोप साबित नहीं करने के बाद इसको कुशाल सिंह को रिहा कर दिया जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगली क्रांति है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुकन ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एसजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई, मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस समय? तो स्वरूप सिंह थे। 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देश का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा, तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। अगली क्रांति है कोटा में क्रांति। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा के विद्रोह का मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन ने कोटा महाराव को सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं
तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बटन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उसमें थे जय दयाल, रतन लाल, जिया लाल, इनके नाम प्रमुख हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका पहले। जय दयाल, रतन लाल और जिया लाल आदि कोटा की क्रांति के प्रमुख नेता थे। मेजर बटन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई वह किसी भी प्रकार महाराव की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल उठे और उन्होंने मेजर बटन को बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर यानी कि कोटा में विद्रोह कब हुआ तो 15 अक्टूबर 1887 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का क्या किया, बिगुल बजा दिया। यानी कि मेजर बटन नीमच पर अधिकार कर 12 अक्टूबर को कोटा आता है और वहाँ राम सिंह सेकंड को जय दयाल और मेहराब खां को दंडित करने की, जय दयाल खां और रतन लाल इनको दंडित करने की सलाह देती कि इनको दंडित करो। फिर 15 अक्टूबर को विद्रोह हो जाता है। मेजर बटन के जो 2 पुत्र होते ना, मेजर बटन के 2 पुत्र थे, डॉक्टर सैडलर और कोटम, यहाँ की हत्या कर दी गई थी और राम सिंह सेकंड को कोटा में क्रांति के समय नज़रबंद कर दिया गया था। नारायण व भवानी नामक युवकों ने बटन की गर्दन को भाले की नोक पर संपूर्ण कोटा शहर में घुमाया था, यानी कि बटन की हत्या करके वहाँ पर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स की सेना आती है और करौली का मदन पाल भी इनकी सहायता करता है। कोटा पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है और जय दयाल और मेहराब खां को फांसी होती है। अंग्रेजों ने कोटा के शासकों को दोषी मानते हुए कोटा शासक की तोपों की सलामी जो 17 होती है ना, उनसे घटाकर 13 कर दी थी और जो करौली के शासक थे ना उनकी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी, यानी कि करौली की तो 17 कर दी थी जो 13 थी और कोटा की जो 17 थी वह घटा दी थी। कोटा का विद्रोह एक कैसा विद्रोह था तो जन विद्रोह था। कोटा का विद्रोह कैसा विद्रोह था, कोटा का तो जन विद्रोह था कि कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को क्या किया, घेर लिया और उसमें क्या कर दी, आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उसके दोनों पुत्र, यानी कि क्रांतिकारियों ने मेजर बटन के 2 पुत्र थे, कौन थे, डॉक्टर सैडलर और काटम, दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव कौन थे इस समय तो राम सिंह सेकंड, महाराव के महल को घेर लिया, एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी, जिसमें से एक शर्त थी कि मेजर बटन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक प्राप्त नहीं हुई। क्रांतिकारियों को कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारी को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और हत्याचार कर नगर के लोगों को भीषण आतंक पैदा कर दिया। ये स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जय दयाल को गिरफ्तार करके तोप से क्या किया गया, उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में भी क्रांति की गूंज हुई थी उस समय। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मोरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की इस सलाह पर मेजर मोरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही। उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी
आगरा जिले में अंग्रेजों की सेना वहां के लाल किलों की चारदीवारी तक सीमित हो गई। भरतपुर और जनता के मन में यह विश्वास बढ़ गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफी परेशान किया। धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हुई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में, तो धौलपुर में कौन थे? क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राज्य के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित न हो गई। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों के मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिव दीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब, एक बार दोबारा देखते हैं यहाँ से। जयपुर में महाराजा को उनके द्वारा एक पदाधिकारी राव सिंह ने सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर के नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और शादुल्ला मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में नवाब की सेना मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो टोंक में किसके नेतृत्व में? मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। सेना किसके साथ थी? तो क्रांतिकारियों के साथ थी। और नवाब किसके साथ था? तो अंग्रेजों के साथ था। और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने पर भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। शलुम्बर और कोठारिया का योगदान, यानी कि क्रांति के समय शलुम्बर के कोठारिया का क्या योगदान है? तो आवा जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों शलुम्बर के रावत केसरी सिंह, शलुम्बर के कौन थे? तो रावत केसरी सिंह, और कोठारिया के कौन थे? तो रावत जोध सिंह। जोध सिंह कहाँ के थे? कोठारिया के। और केसरी सिंह कहाँ के? तो शलुम्बर के। इनको याद रखना है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। यही सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया। मारवाड़ के सामंतों ने तो खुलकर क्रांति में भाग लिया, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं तथा ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को शलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी और उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को आश्रय दिया। इनकी शलुम्बर और कोठारिया के जो रावत थे ना, इन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को आश्रय दिया, सहायता की। शलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें, किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा आवा गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आवा के ठाकुर कुशाल सिंह
आवा के ठाकुर कुशाल सिंह नीरावस्था में इधर उधर भटक रहे थे तथा कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी तथा सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध व भावी परिणामों की चिंता न कर सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों को अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रचार, नए मध्यम वर्ग का जन्म, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां तथा वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के शिक्षण नेता देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतानों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। अगला है 1857 की क्रांति की असफलता के क्या क्या कारण हैं। यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखते हैं। 1857 में राजस्थान की असफलता के 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। सबसे पहले है राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपने झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। यानी कि राजस्थान के राजा कैसे थे, अंग्रेजों के प्रति झुकने वाले थे और उनकी शरण में जाने वाले थे। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक और बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव का आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। यानी कि यहाँ के राजाओं ने ही ब्रिटिश अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए ही क्रांति क्या हुई थी, असफल हुई थी। सबसे बड़ा कारण है। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। यानी कि बहादुर शाह और ब्रिटिश सत्ता का सही, यानी कि मुगल सम्राट के बहादुर शाह थे ना, सम्राट बहादुर शाह थे, उन्होंने ना है स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता में नेतृत्व करने के लिए आगे होकर आमंत्रित किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने किसका साथ दिया, यहाँ के राजाओं ने तो अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए क्रांति असफल हुई। सेकंड नंबर का कारण है कि राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। यहाँ के जो विद्रोही थे ना, उसमें एकता नहीं थी और आपस में जो संपर्क के साधन है उनका भी अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि अलग अलग समय पर सभी जगह अलग अलग समय पर क्रांति हुई होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोही से निपटने का अवसर मिल गया। इनकी अलग अलग समय पर हुई तो अंग्रेज आराम से क्रांतिकारियों से निपटने में इनको सहयोग मिला। थर्ड नंबर का कारण है कि मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया। तात्या टोपे को है ना, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि नरेशों ने किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की। यहाँ पर थोड़ी सी बात तात्या टोपे के बारे में कर लेते हैं कि तात्या टोपे है ना राजस्थान में 2 बार आते हैं और तात्या टोपे है ना, तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग टोपे, और ये नाना साहब की क्या थे, सेवक थे और ग्वालियर के विद्रोह नेता थे। सबसे पहले ये है ना 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आते हैं। सबसे पहले तात्या टोपे कहाँ आते हैं, तो 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आते हैं। 9 अगस्त को कुहाड़ा नामक स्थान पर रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होते हैं। यहाँ तात्या टोपे कोठारिया, यहाँ से कोठारिया चले जाते हैं। जोधा सिंह सहायता करता है, लेकिन ये चित्तौड़ होते हुए झालावाड़ पहुंच जाते हैं और वहाँ के शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर देते हैं। दिसंबर 1857 में ये दोबारा आते हैं और बांसवाड़ा को जीतते हुए टोंक पहुंचते हैं। टोंक के एक जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने तात्या का साथ दिया और टोंक के नवाब को पराजित किया। फिर ये उदयपुर होते हुए एमपी चले जाते हैं। सलूम्बर के ठाकुर केसरी सिंह चुंडावत ने भी तात्या की सहायता की थी। टोंक में मेजर हिडन के आने पर तात्या क्रांतिकारी नाथ द्वारा चले जाते हैं और नरवर के जागीरदार मान सिंह नरुका ने तात्या को धोखे से क्या किया था, पकड़वा दिया था। इनकी कुल मिला के मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि नरेशों ने है ना तात्या का सहयोग नहीं किया था। तो ये भी एक 1857 क्रांति का असफलता का एक कारण था। अगला है चौथे नंबर का,
राजस्थान सिरास्तों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। अगला है 5वें नंबर का कारण, राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था और क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल ही था और न ही वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों को पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। अब 1857 की क्रांति के परिणाम है। सबसे पहले सन 1857 की क्रांति असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। सबसे पहले राजस्थान की जो रियासतें थी वो क्रांति असफल होने के कारण ब्रिटिश के संरक्षण में चली गई। राजस्थान की जो रियासतें थी, ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों को कंपनी के द्वारा की गई संध्या जारी रखी। यानी कि ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में जो संध्या की गई थी ना, वो आगे जाकर भी जारी रखी। राजस्थान की जनता अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया था। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्वित हुई। इस भावना को बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह भारत, गोपाल सिंह करवा आदि गणनीय माने जाते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी थी। तो ये था आज का टॉपिक जो 1857 की क्रांति से संबंधित, और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक के अनुसार है। ये बुक सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, तो पढ़ना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।